अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और इमरान खान साहब की हिकमत अमली के हवाले से। लेकिन सबसे पहले ये आपको सामने नजर आ रही है एक वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो आपको ये लाइटें नजर आ रही हैं, ये बुनियादी तौर पर मिसाइल हैं जो ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर दागे गए और इनको रास्ते में इंटरसेप्ट किया जा रहा है जॉर्डन के ऊपर। वीडियो का पहला हिस्सा वो है। दूसरे हिस्से के अंदर आप देख सकते हैं कि वहां पे जाके मिसाइल लगे हैं, फिर तबाही हुई है, उसमें कुछ आपको इस्राएली सोल्जर भी नजर आ रहे हैं और आगे बड़े पैमाने के ऊपर वहां पे जो डैमेज हुआ है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा है। अब ये जो सारा मामला है जब से शुरू हुआ, इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया, तो बहुत सारी वीडियोस हमने देखा, लोग शेयर कर रहे हैं। कुछ एआई जनरेटेड हैं, कुछ इवन वीडियो गेम्स की वीडियोस हैं। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग चल रही थी उस वक्त भी मैंने देखा था कि बहुत सारे दोस्तों ने कुछ ऐसी वीडियो शेयर की हुई थी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये असल वीडियो है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक जगह पे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जॉर्डन के ऊपर यानी उर्दन के ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। इट मीन्स के उर्दन जो है वो इसराइल के मिसाइल जब जा रहे होते हैं ईरान की तरफ तो वो उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वहां से कोई आ रहा हो तो उर्दन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है इसराइल का, कोशिश करता है मुकम्मल वो कर सकता है या नहीं कर सकता। और इसी वीडियो के अंदर कुछ लोग डांस कर रहे हैं, वो लेबनान और इसराइल के बॉर्डर के ऊपर एक शादी हो रही है तो ऊपर से वो लाइटें गुजर रही हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि शायद वो लाइटें हैं लेकिन वो मिसाइल हैं। और फिर आगे दीगर तफसीलात भी हैं वीडियो के अंदर। अब ये आलमी नशरियाती इदारे की जानिब से वेरीफाई करके ये वीडियो जारी की गई है, इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कोई वीडियो गेम की कोई वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूं, उससे आपका लहू तो गरमा सकता था मैं, और हो सकता है कि हमारे व्यूज भी थोड़े गर्म हो जाते, लेकिन उसमें असल चीज कहीं पे पीछे रह जाती। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ईरान और इसराइल भी वैसे ही डील कर लें जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान की करवाई है। अब इंडिया में तो आपको पता है बहुत सारे दोस्त ये कहते रहे कि जी वो मोदी हुकूमत ने तो बिल्कुल ट्रंप की कोई बात नहीं मानी, ये और वो। अब ट्रंप साहब खुलेआम जनाब अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया है कि जिस तरह मैंने भारत और पाकिस्तान की डील करवाई, उनको जंग करने से रोका, उनका सीज फायर करवाया, इसी तरीके से मैं इसराइल और ईरान का भी करवा सकता हूं। तो अब तो ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि इसराइल और ईरान के मामले के ऊपर अमेरिका जो पहले ये तासुर था कि शायद वो जंग में हिस्सा बनेगा या ईरान के ऊपर हमला करेगा, अब वो हमला करता है या नहीं करता, फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि जी हम आपकी डील करवा सकते हैं जैसे हमने भारत को रोक दिया था और पाकिस्तान को रोक दिया था। ऑल्दो के कुछ लोग ये कहते हैं भारत के अंदर कि जी अमेरिका को कोई किरदार नहीं था, लेकिन ये भी जुबान ज़द-ए-आम है कि भारत ने खुद अमेरिका को अप्रोच किया। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हर पब्लिक फोरम पे इसका जिक्र करते हैं, तो आगे से रिबट कर दें, आगे से एक ऐसा बयान जारी कर दें कि जी ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, किसने रोका हुआ भारत को। अच्छा, जल्दा हकीम साहबा स्काई न्यूज की प्रेजेंटर हैं, उन्होंने एक प्रोफेसर का इंटरव्यू किया, कहाँ से, ईरान से, और उन प्रोफेसर साहब ने उनके जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है आगे से उन्होंने उसको क्वेश्चन किया और काफी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद की। अब सीनियर साफी तलत हुसैन साहब ने भी वो क्लिप शेयर किया हुआ है और उसमें वो इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म की साख की बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म को एक तरह से शर्मिंदा करने की बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब टाउट या स्टूजेस जो हैं वो वे माइक्स उठा लेते हैं और ट्विस्टेड क्वेश्चंस करते हैं तो उससे जर्नलिज्म के ऊपर एक दाग लगता है, जर्नलिज्म शर्मिंदा होता है और वो जर्नलिज्म के ऊपर शेम आती है। तो ये सीनियर सहाफी हैं, इनसे बेहतर कौन समझ सकता है अगर कोई इस तरह के टाउट किस्म के लोग आके टीवी पे बैठ के टाउट किस्म की बातें करते हैं, जिस तरह ये जिस क्लिप की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो सीनियर इतना मौत सहाफी है, उन्होंने ये बात की, तो यकीनन इसमें वजन है कि जब स्टूजेस और टाउट्स जो माइक्स पकड़ के ट्विस्टेड क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस को कभी इधर लेके जाते हैं, क्वेश्चंस को उधर लेके जाते हैं, सीधा जिधर जो असल मामला उस तरफ नहीं जाते, तो फिर उन्होंने बिल्कुल सही कहा, यू गेट सच ट्विस्टेड क्वेश्चंस व्हेन स्टूजेस वेयर माइक्स एंड शेम जर्नलिज्म। तो जब जनाब स्टूजेस जो हैं, खटपुतलियां जो हैं, वो इस तरीके से माइक्स उठाती हैं और किसी और के कहने के ऊपर इस किस्म के सवालात करती हैं, ये उन्होंने जल्दा हकीम साहिबा के हवाले से अपना तज्जिया दिया। तलत हुसैन साहब ने, पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं। अब हो सकता है मैं इससे एग्री ना करूं, जल्दा ने हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चंस भी किए हों, हर किसी का राइट है कि वो जैसा मर्जी क्वेश्चन करे, पर ऑब्वियसली काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके इन सवालात पे। अब आप अगर मगरबी मीडिया को देखें, मगरबी मीडिया की नजर में कॉन्फ्लिक्ट उस दिन शुरू होता है
जिस दिन इसराइल के ऊपर पहला मिसाइल गिरता है, चाहे वो हमास फेंके, चाहे वो ईरान फेंके, चाहे वो कोई और मसला हो, जो पीछे 70 साल की स्टोरी है, जो कुछ इसराइल करता रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। अब बहुत सारे इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे होते हैं कि जी 3 साल से क्या हो रहा है या 10 साल से क्या हो रहा है, वक्त पे इलेक्शंस क्यों नहीं हुए, 90 रोज में इंतखाबात करवाने थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। नहीं, वहां से कोई बात नहीं करता, बस एक अपनी मर्जी की, जहां पे जिसको जिस भी साइड को जो चीज सूट करती है वो वहां से बात शुरू कर देते हैं। लेकिन मगरबी मीडिया में तो ये बड़ा आपको बार बार ये चीज नजर आती है कि इस तरह का तासुब आपको नजर आता है। ऑल्दो क्या फटीग है, काफी ज्यादा फटीग है। अमेरिकन तो बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी अब हम अपने मजीद बच्चे नहीं मरवाना चाहते इसराइल के लिए, और इसराइल की ये जो हरकतें हैं, कभी वो इस पे हमला करता है, कभी उस पे हमला करता है। तो ये सारी चीजें वहां पे भी डिस्कस हो रही हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, गार्डियन न्यूज़पेपर ने एक एडिटोरियल या आप उसे एक पीस कह सकते हैं, आर्टिकल लिखा हुआ है। उसके अंदर एमा ग्राहम हैरिसन ने उनका पीस ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक्स ऑन ईरान ईज प्रेशर ऑन इजराइल टू एंड स्टारवेशन इन गाजा। वो ये कहने कि जो उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी हैं, ईरान के ऊपर हमला कर दिया है इसराइल ने, उसकी वजह से जो गजा में हो रहा है, जो लोग भूख से मर रहे हैं वहां पे, प्यास से मर रहे हैं वहां पे, उसके ऊपर जो है ना लोगों की तवज्जो हट गई है। और जो इसराइल के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव डाल रहा था, कितना दबाव डाला, कितना हुआ, वो तो हमारे सामने ही है। पर एनीवे, अगर थोड़ा बहुत कोई दबाव भी था तो उधर से मामला हट गए हैं। अब सारी तवज्जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हो गई है। दूसरी जानिब जनाब, अमेरिका में आपको पता है ट्रंप साहब ने वो मिलिट्री परेड करवाई और उसके ऊपर अब मुख्तलिफ किस्म की चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं। खुसूसन जो मगरबी सोशल मीडिया है वहां पे मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि एक तरह से जिस तरह से उनके फौजी चल रहे हैं, कि एक तरफ वो दिखा रहे हैं किम जोंग उन के मिलिट्री परेड है जो नॉर्थ कोरिया में होती है, तो वो उसमें कैप्शंस लगी हुई हैं कि ये ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहा था और ये ट्रंप को मिला। और उसमें कोई लोग ऐसे जा रहे हैं, किसी ने ड्रोन उठाया हुआ है, वो मतलब काफी चीजें जो बीच में से क्लिप्स निकाल के लोगों ने जो है ना काफी उसका मजाक उड़ाया। अब बीबीसी ने भी इसके ऊपर कवरेज की है कि ये क्या ये परेड बोरिंग थी या ये हुब्बुल वतनी का तकाजा था। वहां पे आए हुए लोगों से उन्होंने बात की और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों से जो है बात की, और वो सारी चीजें आपको अब मीडिया के ऊपर वहां पे नजर आती हैं। लेकिन काफी ज्यादा उधर जिसे आप कह रहे हैं लोग ठट्ठे ले रहे हैं उस परेड को, और कुछ लोग उसको इतना इंप्रेस नहीं है। अब देखें ना, हर सोसाइटी का अपना मिजाज होता है। नॉर्थ कोरिया में तो हो सकता है लोग परेड से बड़े मुतासिर हो जाएं, किसी और मुल्क में मुतासिर हो जाएं। मगरबी ममालिक की एक डिफरेंट हर फैब्रिक होती है हर सोसाइटी की। आप उस सोसाइटी को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। आप देखें ना, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं या उनकी जो वैल्यूज हैं, आप जाके जो मर्जी करते रहें, उनके जो वैल्यूज हैं वो ओवर द सेंचुरीज उन्होंने एक्वायर की हैं, उसमें वो तब्दीली इस तरह नहीं लेके आ सकते। इसी तरह जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हम इधर प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह भी चीजें हैं, वो ओवर द सेंचुरीज हमने एक्वायर की हैं, डेवलप की हैं। ये नहीं हो सकता कि बाहर से आके अमेरिका बताएगा कि जी ये चीज बड़ी अच्छी है, या अमेरिका अफगानिस्तान जाके कहेगा जी जमहूरियत बड़ी अच्छी है, और वो डेमोक्रेसी जो है वो लेके जाएंगे इराक में, इधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे। इतनी जल्दी आप सोसाइटीज को चेंज नहीं कर सकते। हर सोसाइटी का अपना एक मिजाज होता है, तो वो इसको बड़ा लो इंटेलेक्ट चीज समझते हैं कि इस तरह की चीजें, और वो इसी वजह से काफी ज्यादा वहां पे तनकीद भी हो रही है। पर एनीवे, ट्रंप साहब ने परेड तो करवा दी। अच्छा, ये जो सामने तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये बुनियादी तौर पे यल्दा हकीम साहिबा की तस्वीर है, पर किसी ने इसको शायद एआई के जरिए मिक्स कर दिया कि आधी बरखत है और आधी यल्दा है, कि यानी दोनों मोजिज जो शख्सियात हैं उनका जर्नलिज्म की उनकी हालत ऐसी है। ये चीज भी हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई भी है। अच्छा, अब आमिर खान साहब ने जनाब एक बात कही कि मैं नहीं चाहता कि जी मेरे जो फिल्म है वो पाकिस्तान में प्रीमियर हो, पाकिस्तान में चले। आमिर खान जो एक्टर हैं, भारत के एक्टर हैं, क्योंकि वहां पे तराना नहीं चल सकता और मेरे देश का झंडा नहीं चल सकता, तो मुझे तो वो बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान वैसे भी इतनी बड़ी कोई फिल्मों की, सिनेमा की उस तरह मार्केट तो है नहीं है, लेकिन वो कहते हैं क्यों जी वो तराना नहीं चल सकता और इस वजह से मैं नहीं चाहता कि वहां पे रिलीज हो। तो भाई क्या पाकिस्तानी वीडियोस या पाकिस्तान की फिल्में वहां पे रिलीज होती हैं? वो पाकिस्तान को भी तो आप एक्सेस नहीं देते, तो यहाँ पे उनको भी एक्सेस नहीं मिलता। पर एनीवे, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी फिल्म देखने से पहले आप सिनेमा में जाएं तो तराना लग जाता है और सब खड़े हो जाते हैं, ये आप अगेन मैंने आपको कहा ना कि हर सोसाइटी का अपना तरीकाकार होता है। अगर आप ये मगरिब में करेंगे तो लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। आप किसी भी मगरिबी मुल्क में चले जाएं, तकरीबन 7-8 में तो
मैंने भी जाके सिनेमा के अंदर फिल्में देखी होंगी, पूरी यूथ गुजरी है, चाहे बरतानिया हो जाए, फ्रांस हो जाए, जर्मनी हो जाए, स्पेन हो जाए, दीगर और भी ममालिक हैं, आप उनमें चले जाएं, जाके सिनेमा देखें या किसी ऐसी जगह पे देखें। हाँ, कोई तकरीब वगैरह हो रही हो, कोई ऐसी चीज हो, तो वहां पे तो वो चलता है तराना। लेकिन भारत में और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी शायद ये होता है। मैं तो काफी अरसा हो गया, अब नहीं गया हूँ सिनेमा, कुछ अरसा पहले गया था, और वो भी मैं 2-3 दफा जब भी गया हूँ वो मिडल में गया हूँ, तो मुझे नहीं पता उससे पहले वो क्या होती है कार्रवाई, ये नहीं होती। लेकिन ये बचपन में मुझे याद है कि तराना यहाँ पे भी चलता होता था। उस जमाने में तो बैटरी वाला बंदा भी आता होता था, वो जो ना बैटरी मार के सीट बताता था, इस सीट पे जो आपने बैठना है। इस जमाने में बड़ी इंटरटेनमेंट होती थी। हाथी मेरे साथी एक 90s में आई थी फिल्म, वो हमने देखी थी जाके। फिर एक चूड़ियां फिल्म आई थी, और एक तो वो भी जमाना था कि जिस जमाने में ये वीसीआर वगैरह और ये जो बहुत कम होते थे, ये सीडीज वगैरह, ये इंटरनेट और नेटफ्लिक्स तो है ही नहीं है। आप में से बहुत सारे जो यंग लोग हैं जो सारा इंटरनेट पे चीजें देखते हैं, ऐसी तो कोई चीज नहीं होती थी। बहुत कम घरों में पहले हमारे पास कोई एक वीसीडी होता था, फिर वो कोई वीसीआर 80s के अंदर हमारे पास आया, हमारे घर में था वो G10 G11 वो वीसीआर होते थे। और उस जमाने में आप अगर दोस्त वगैरह इकट्ठे होते थे तो वो वीसीआर जो है किराए पे लेते होते थे, और उस वीसीआर के ऊपर या वीसीडी या वीसीआर उसको कहते होते थे, उसके बटनों के ऊपर उर्दू में स्टिकर लगे होते थे, आगे करने वाला, रोकने वाला, पीछे करने वाला, बंद करने वाला। फिर उसका हेड गंदा हो जाता था, उसको साफ करते थे, उसके लिए एक मखसूस टेप होती थी, अगर वो नहीं हो तो 100 रुपए का नोट साफ करके उसमें ऐसे चलाया जाता था, तो वो फिर वो फिल्म का प्रिंट साफ हो जाता था। फिर फिल्में किराए पे मिलती थी, और वीसीआर पता नहीं 100 या 150 कुछ इस तरह रुपए किराए पे होता था। फिर फिल्मों का डिफरेंट रेट होता था कि 10 रुपए किराए पे फिल्म मिलती थी। कुछ फिल्में ऐसी होती थी जो 25 रुपए पे किराए पे मिलती थी। मुझे नहीं पता कि वो 25 रुपए पे क्यों मिलती थी, वो कौन सी फिल्में होती थी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन कुछ होती थी जिनकी कीमत ज्यादा होती थी। पर एनीवे, तो वो एक जो है ना, वो सारी चीजें हैं, हिस्ट्री है इस दौर, हमने ये चीजें देखी। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनको तो ये चीजें एलियन लगती होंगी, लेकिन काफी लिसनर्स को ये चीज समझ आएगी। पर आप कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, आमिर खान साहब को भी पता होगा कि पाकिस्तान में जाके कौन सा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लेना है उनकी फिल्म ने। लेकिन असल इशू उनको ये है कि उस सोसाइटी के अंदर उन्होंने रहना है, उस सोसाइटी के अंदर कि जहां पे इस वक्त लोग बिल्कुल पागल हुए हैं कि कोई उन्होंने इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करना। और अगर आप मुसलमान हैं, आप सुबह से शाम तक अपनी जो है वो देते रहेंगे, सफाइयां पेश करते रहेंगे कि जनाब मैंने ये नहीं किया, और हर वक्त आप कभी वो भोंडी सी हरकत कर लेंगे कि एयरपोर्ट्स ऐसे लगाएंगे कि उसके ऊपर इंडिया का झंडा बना हुआ हो, जिस तरह अदनान समी साहब ने वो जंग के दिनों में रिलीज किया था, या कोई और आप इस तरह का बयान देंगे। अब रजत शर्मा साहब का एक प्रोग्राम होता है शायद आपकी अदालत, उसमें आमिर खान साहब गए हुए थे, तो उनसे कहा गया कि जी जब अभी जो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है, तो तुर्की ने सफारती सतह पे पाकिस्तान का साथ दिया, तो आपकी तो तैयब उर्दगान साहब के साथ एक तस्वीर है। तो उन्होंने कहा जी वो तो पुरानी तस्वीर है। और अब उनसे फिर पूछा गया कि अब तुर्की को बाइकआउट करने की जो मुहिम इंडिया में चल रही है, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? तो आमिर खान साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल करूंगा। अब आमिर खान हो सकता है 10 दफा तुर्की जाए, 10 दफा तुर्की में रहे, लेकिन उस बेचारे ने सर्वाइव करना है उस सोसाइटी के अंदर, और उस सोसाइटी के अंदर अगर आप जो है इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे वो जो जावेद अख्तर साहब एक शायर यहाँ पे आए थे, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग उनके पाँव में बैठे हुए थे। वो एक ऐसा जहनी बीमार आदमी है, कभी कहता है मैं जन्नत में चला जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, अजीब अजीब वो बातें करता है। इंतहाई सतही किस्म का जो एक्टर होता है, एक्टर और जर्नलिस्ट और जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। उस शख्स की बातों से आपको नफरत नजर आती है कि वो कभी इस चीज के बारे में ऐसी बात करेगा, कभी वैसी बात करेगा। हालांकि उनकी अपनी अहलिया शबाना आजमी साहबा ने टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो भारत में जहां पे वो फ्लैट लेना चाहते थे वो नहीं खरीद सके, क्योंकि कहा गया कि यहाँ पे मुसलमानों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें मुसलमानों को फ्लैट नहीं दिया जाता है, क्योंकि जी वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे सारे नॉन वेज रहते हैं और यहाँ पे शाकाहारी हैं, तो वो सारी इस टाइप की वहां पे बहुत सारी चीजें। पर एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हर सोसाइटी की अपनी एक होती है, उस सोसाइटी को आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो वो ट्रंप साहब ने परेड तो करवा ली है, लेकिन वहां पे उल्टे ठट्ठे पड़ रहे हैं और लोग उनका वहां पे काफी ज्यादा उसके ऊपर मजाक भी उड़ा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, इंडियंस जो है ना वो अपने आप को खामखा अमेरिकन बनाते हैं और बनने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, मोदी साहब इलेक्शन कैंपेन पे कहीं पे गए हुए हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि पहले एक औरत खातून चलती हुई जा रही है,
को लगता है ऐसे कि जैसे सीक्रेट सर्विस की खातून है। ये अपनी तरफ से ट्रंप बना हुआ है, मोदी जो है अपनी तरफ से एक्ट करता है कि जैसे अमेरिका का ये वजीर आजम है। उसके बाद ये पीछे पुलिस वाला आपने देखा होगा, इसको दोबारा देखें आप इस पुलिस वाले को कि इसने किस किस्म का असला उठाया हुआ। ये कार्टून लग रहा है कि इसकी पता नहीं टांग के बीच में कोई ग्रेनेड डाल रहे हैं, क्या चक्कर है, इसने क्या कोई बम लगाया हुआ है। जैसे ये चल रहा है तो इसकी तो मोबिलिटी इस वक्त जो है वो महदूद हुई हुई है। इंतहाई स्टूपिड कि जिस तरह वो वेस्टर्न ममालिक में आप जाए ना तो उन्होंने डिफरेंट असला लगाया होता है पुलिस वालों ने, पर वो बड़े वेल ट्रेंड होते हैं, उनकी बॉडीज इस किस्म की होती हैं, उनका वो सारी ट्रेनिंग इस किस्म की होती है। वो किसी जगह पे भी ये नहीं लगता कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजें उठाई हुई हैं। तो ये जो पुलिस वाला इंतहाई स्टूपिड लग रहा है जिस तरीके से ये चल रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी इस वीडियो के अंदर मैंने इस तरह की काफी चीजें देखी, तो ये काफी उनको शौक है नकल मारने का कि जनाब अमेरिका में ऐसे होता है तो हम ऐसा करें। भाई आप अपनी उसके मुताबिक करें जो आपका है। 10-15 बंदे आगे डंडे वाले चलाएं, 15-20 बंदे पीछे डंडे वाले चल रहे हो, साथ मोदी साहब के 2-4 भक्त हों और थोड़ी बहुत उनकी हो, बाकी जो कुछ है तो वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन वो अपनी तरफ से वो अपनी कौम को ये दिखाते हैं कि जी अमेरिका और इंडिया। फिर उसके बाद जो हुआ इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जो किया, और फिर अब ट्रंप जो रोज करता है वो रोज इनके मुंह पे चपेट मार रहा है। ट्रंप रोज मोदी को जलील कर रहा है। वो रोज ये कहते हैं कि जनाब ट्रंप साहब के मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी और डील करवा दी, और ये जो है कहते हैं जी नहीं हमने खुद रुकी थी जंग। वो आपने किस तरह रुकवाई अब तो पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा, सोशल मीडिया पे क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ है कि कोई बच्ची लड़की खातून कोई मास्क वगैरह बेच रही है, और ये सामने आप देख सकते हैं व्यूज लेने के चक्कर में यूट्यूबर की सड़क पर मास्क बेचने वाली लड़की को कैमरे के सामने लाने की कोशिश। लड़की बार बार कहती रही कि कैमरा बंद कर दें, मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, मगर यूट्यूबर लड़की को कैमरे के सामने लाने की कोशिश करता रहा। तो ये इंतहाई नामुनासिब हरकत है। और अक्सर देखा है जी वो ये खातून यहाँ पे खड़ी है या वो बंदा, भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, ये इनका ये काम है। भाई ये व्हाट सॉर्ट ऑफ ये क्या हरकत है, ये क्या घटिया हरकत है। इस मुल्क में जो जहां पे करप्शन होती है और इस मुल्क में जहां पे इस मुल्क को लूटा जाता है, वहां पे किसी जर्नलिस्ट का जो है ना, आई एम सॉरी टू से, उनका कोई बड़े से बड़ा भी अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, कभी थानों में हम जाके घुस जाते हैं, कभी इधर होता है और वो, और जी मैं मीडिया हूं, ये किसकी गाड़ी है, आपके पास लाइसेंस है। भाई तुम्हारे पास क्या राइट है कि तुम किसी का लाइसेंस चेक करो। फिर जहां पे पुलिस वाले रोक रहे होते हैं, साथ जाके मीडिया वाले खड़े हो जाते हैं, लोगों को शर्मिंदा करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, वो इस तरह के प्रोग्राम्स दुनिया भर में भी होते हैं, लेकिन कोई थोड़ा बहुत उसमें ये होता है कि वो ऑब्जर्वर होते हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं कि जनाब वो जी कॉप्स, इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कैमरे फॉलो कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। उधर साफ ही बीच में ये नहीं लगा होता कि मैं जनाब तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया। हर किसी का अपना काम होता है और उसको अपना काम करना चाहिए। पर एनीवे आपको पता है कि पाकिस्तान में साफी हर चीज पे एक्सपर्ट हैं। वो मैशत हो जाए, वो सियासत हो जाए, कोई चीज भी हो जाए, सहाफी तो उसके ऊपर एक्सपर्ट है। अच्छा जी, आखिर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसमें अभी क्या चीज चल रही है, वो किस किस्म क्या एहतजाज करना चाहते हैं, वो आगे किस तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त कोई क्लैरिटी आपको नजर आती है कि जी उनको पता है कि ये करना है हमने, वो सिर्फ इमरान खान साहब में है। उसके अलावा मुझे बाहर वो क्लैरिटी उस तरह नजर नहीं आ रही। हो सकता है इस एक मोजिज लीडर में हो, 2 मोजिज लीडरान में हो, लेकिन जब वो 8 इकट्ठे बैठते हैं तो वो फिर क्लैरिटी जो है ना वो अजीब, वो मडल हो जाती है, उसमें धुंध आ जाती है। वो हर कोई अपनी अपनी बात करता है, कोई असला लाने की बात कर देता है, कोई क्या बात कर देता है। पर इमरान खान साहब में बिल्कुल वाजे उनके अंदर एक चीज है कि हमने किस तरीके से तहरीक चलानी है, क्या करना है। लेकिन बाहर जो उनकी लीडरशिप है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी हद तक वो आपको वीक नजर आती है। वो आपको जो है जिसे आप कह सकते हैं सियासी तौर पे नाबल्द नजर आती है, या फिर कोई उनकी पता नहीं मजबूरियां हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो क्लैरिटी नजर नहीं आती है उनको कि किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, किस तरीके से चीजों को लेके नहीं चलना, क्या कुछ करना है, हुकूमत को कैसे टारगेट करना है, या किसी और तरफ क्या बात करनी है, या ऑपोजिशन कैसी करनी है। कम से कम ये ऑपोजिशन ही पीडीएम वालों से सीख लेना। पीडीएम वाले जब ऑपोजिशन में थे वो सुबह से शाम तक जमहूरियत और हाईब्रिड निजाम की बात करते थे। अगर किसी सहाफी के साथ ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ से लेके बिलावल साहब से लेके पूरी पीडीएम उधर पहुंची होती थी। अब अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो भी जाए, कोई कुछ भी हो जाए, क्या आपने कभी देखा है कि इन्होंने जाके पीटीआई वालों ने जाके कभी किसी से बात भी की हो
कि भाई आपको क्यों ऑफ एयर कर दिया गया, या आपके ऊपर क्यों केस हो गया, या आपके ऊपर क्या मसला हो गया। किसी वकील से जाके मिल लिया हो, किसी अफसर से मिल लिया हो, किसी सहाफी से मिल लिया हो, किसी आम बंदे से जाके इनके लोगों ने मिल लिया हो। नहीं, ये सारे सुपरस्टार बने हुए, ये वो पसंद ही नहीं करते कि ये जाके किसी से मिलें या किसी से बात करें। एनीवे, उनकी अपनी मर्जी है कि वो करें या ना करें। लेकिन ये आपको याद होगा कि जब इनके दौर में अगर किसी सहाफी के साथ कोई ऐसी बात होती थी कि जी वो ऑफ एयर हो गया है, या उसको खुदा ना खास्ता उस पर केस हो गया है, या उसके साथ कोई मुनासिब सलूक हुआ है, तो पूरी पीडीएम की क़यादत जाती थी। ये क्रेडिट तो आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो है वो कहीं से निकलते ही नहीं। ये वो अरशद शरीफ साहब का बड़ा नाम लेते हैं। कब क्या किसी भी ईद के ऊपर आपने देखा कि ये इनकी क़यादत अरशद शरीफ की वालदा से मिलने गई हो, या उनके घर कोई जो है घर गए हो और जाके बैठे हो, कोई बात की हो, या कोई ऐसी चीज हो। एक मौके पे कहा गया कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट जो है वो हम अरशद शरीफ साहब के नाम से मंसूब करेंगे। और ये भी अली अमीन साहब को मैंने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर मैंने उनसे पूछा कि जी आप अरशद शरीफ के पोस्टर लगाते हैं, आप कभी अरशद शरीफ की वालदा को जाके मिले? आपने जब वज़ीर आला बने तो आपने जाके कभी उनसे ताज़ियत की, या आपके दीगर लोग कितने गए? और भी बहुत सारी मिसालें, लाहौर में सहाफ़ी हैं, इधर सहाफ़ी हैं, और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं यहाँ पे मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन वो पता नहीं उन्होंने वो डिपार्टमेंट उनके नाम किया या नहीं किया। उस वक्त तो अनाउंसमेंट कर दी, वो टीवी प्रोग्राम में कहा कि जी ये हम जरूर करेंगे, लेकिन पता नहीं वो मामला किधर गया। तो वो कोई क्लैरिटी आपको उस तरह नजर नहीं आती है कि मतलब हालत ये है कि एक तकरीब के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा केपी हाउस में एक तकरीब हो रही थी, वहां पे एक ऐसे सहाफी को बुला के इन्होंने सबसे आगे बैठाया हुआ था कि जिसके हवाले से शिबली फराज साहब ने कहा कि ये बदबूदार आदमी इधर बैठा हुआ है, मैं तो आगे जाना ही नहीं चाहता। इसलिए कि वो तकरीब थी, मैं भी इनवाइटेड था। मैं कि आपको सहाफियों की आदत होती है वो सबसे अगली सीट पे उनको बैठने का शौक होता है कि सबसे आगे हम बैठें। तो वो मुझे बड़ी शर्म आती है। मेरी कोशिश होती है कि जाएं, जाके सबसे पीछे आराम से सुकून से बैठने। मेन मकसद होता है कि देख लें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं गया तो मेरे साथ जो है काशिफ अब्बासी साहब भी थे। हम दोनों जाके उधर जो सबसे पहला टेबल था ना पीछे, उधर बैठ के थोड़ी बातचीत करने लगे। तो एक दो लोगों ने आके कहा कि जी आगे चले। हमने कहा हम आते हैं। तो उधर से शिबली फराज साहब आ गए, वो आके हमारे साथ बैठ गए। तो हमने कहा शिबली साहब आगे आपकी सारी लीडरशिप आगे बैठी हुई है। तो शिबली साहब ने कहा कि नहीं जी मैंने तो आगे नहीं जाना। सबसे अगले टेबल पे इन्होंने जिस सहाफी को बैठाया हुआ है वो इतना बदबूदार आदमी है, वो ये बातें करता रहे, तो मेरी तो इज्जत गैरत ये गवारा नहीं करती। लेकिन भाई ये फंक्शन भी उन्हीं की जमात का था, तो उधर वो सबसे आगे वो उनको बैठाया हुआ था। पर एनीवे वो काफी ज्यादा इनके अंदर कंफ्यूजन नजर आती है। लेकिन वो जो शिबली साहब नहीं गए। शिबली ने कहा कि ये खान की बीवी के बारे में या ये वैसे बातें करता है, तो मैं तो ऐसे बदबूदार बंदे के साथ कभी भी सोच नहीं सकता हूं कि टेबल शेयर करूं या आगे जाके बैठूं। मैं इधर सबसे पीछे ही बैठूंगा। तो हमारे साथ ही बैठे रहे और फिर मेरे ख्याल में वो उठ के चले गए और हम भी थोड़ी देर वहां पे बैठे। और जो भी तकरीब वगैरह थी वो फिर उससे पहले ही जो है ना खत्म होने से पहले मैं भी निकल गया, इसलिए कि मैंने भी कहीं पे जाना था। पर वो मैं ये बता रहा हूं कि आपको क्लैरिटी उस तरह नजर नहीं आती है। वो उस तरह चीजें आपको जिसे आप कह सकते हैं कि क्या करना है, चीजों को आगे किस तरह लेके चलना है, किस तरीके से तहरीक चलानी है, वो क्लैरिटी अगर कहीं पे है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब की जात तक है। अब तहरीक कैसी होगी मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी, मैंने पहले भी बताया था कि जलसे जुलूस वाली तहरीक होगी। ये हो सकता है कि जनाब वो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन हो कि लोग पूरे मुल्क में जो है छतों के ऊपर खड़े होकर अपने मोबाइल फोन्स की लाइटें ऑन कर दें, लोग अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाएं, लोग अपने घरों के दरवाजों के बाहर आके खड़े हो जाएं, लोग अपने मोबाइल फोन्स की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उस पर लाइट्स ऑन करके या वीडियोस बना के शेयर करें, एक ऐसी चीज के जहां पे उनको रोका कोई ना जा सके। इसलिए देखे ना कि वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के लिए कोई निकलता नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए तो जितने लोग निकले तारीख में कभी लोग नहीं उतने निकले। देखे ना लाखों लोगों ने 8 फरवरी को बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने वोट डाला। और वोट फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 9 फरवरी को एहतजाज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जो भी है। लेकिन उस वक्त इलेक्शन में बहुत सारी धांधली के इल्जामात लगते हैं। पर खैबर पख्तूनख्वा से बाय एंड लार्ज ऐसा इलेक्शन हुआ कि जहां पे तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिल गया। कुछ सीटें वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारी हमसे छीनी गई, लेकिन उनको मैंडेट मिल गया। एमएनएस भी वहां से आ गए, हुकूमत भी वहां पे उनकी बन गई। वो इसलिए बनाई गई कि वो सिस्टम की जरूरत थी। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म होती है तो फिर वफाक में हुकूमत चलाना मौजूदा हुक्मरानों के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो जो लोग गवर्नर राज की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नर राज लगेगा। पहले कुछ अर्सा पहले भी बातें हो रही थी। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो सिस्टम को चलाने के लिए इस वक्त की जरूरत है।
अब आगे जाके अगर उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश की जाए तो वो भी मुझे मुमकिन होती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी हर सियासी जमात का राइट है कि वो अगर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, कोई जोड़ तोड़ करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। तो ये है जनाब सूरत हाल इस वक्त। अगर कोई तहरीक होगी तो वो इस किस्म की होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।